गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपनी पिछली दोनों कक्षाओं में ध्वनि कविता की समरी उसका अर्थ पढ़ा था बच्चों। आज मैं आपको इसके अभ्यास कार्य से इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनका लिखित काम एक तो आपको कविता का जो अर्थ है, सरल अर्थ, वह लिखना है। बिल्कुल बच्चों, जैसे हम 7th में करते आते थे, कविता का अर्थ और कविता से प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो वैसे ही काम करना है। अगर आपने पहले काम नहीं किया है तो आपको काम अब करना है, और अगर पहले किया है तो दोबारा नहीं करना है, फिर आप रिवीजन करेंगे खाली। तो पहला हमारा प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी वो कहते हैं कि उनके मन में नया जोश, युवावस्था के कारण नया जोश व नई उमंग है। अभी उन्हें अपने जीवन में अनेक कार्य करने हैं। युवा पीढ़ी को आलस्य से जगाना है, उन्हें अपने कर्तव्य याद दिलाने हैं। तो अभी उनके जीवन में काम पूरे नहीं हुए हैं, उनके जीवन के उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। आज आप आराम से प्रश्नों के उत्तर सुनिए। इसकी अगली कक्षा में प्रश्नों के लिखित उत्तर भेजे जाएंगे, तब आप उसको लिखित रूप में कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। ठीक है, तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों से, जैसे उन्हें फूल यहाँ पर किसका प्रतीक है बच्चों, युवा पीढ़ी का। ठीक है, जो कलियों से अभी युवा हुए हैं और वो आलस्य में पड़ गए हैं, तो कवि उनके लिए क्या करना चाहता है, उन्हें अपने स्पर्श से, अपने स्वप्नों के हाथों का स्पर्श देकर, स्वप्न है यहाँ पर उद्देश्य, तो अपने जीवन के उद्देश्यों के हाथों का स्पर्श देकर उन्हें जगाना चाहता है कि उनके जीवन में युवावस्था है, उनका जीवन इस समय ऊर्जा से भरपूर है, ताकत से भरपूर है, तो उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। तो कौन सा प्रयास करता है इसके लिए, वो उन्हें अपने जीवन के सपनों के हाथों से स्पर्श करके उनके आलस्य को क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहता है। ठीक है, आलस्य दूर करने के लिए वो उन्हें अपने जीवन से प्रेरणा देना चाहता है कि जिस तरह से उनके जीवन में कार्य करने की ऊर्जा है, वे कवि स्वयं के जीवन का उदाहरण देकर उनके आलस और तंद्रा को क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, उन्हें चुस्त और शक्तिमान बनाना चाहते हैं। तो अगर कवि सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा, समाज में कोई भी युवा पीढ़ी को जागृत करने का, उन्हें प्रेरित करने का काम नहीं करेगा, तो युवा पीढ़ी को क्या आ जाएगा, आलस आ जाएगा, वो जीवन में अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाएगी। तो बच्चों यहाँ पुष्प किसका प्रतीक है, युवा लोगों का प्रतीक है, युवा पीढ़ी का प्रतीक है। तो ये छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं जिन्हें समझा दिया गया है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इनके लिखित उत्तर आपकी अगली कक्षा में PDF के रूप में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है बच्चों। अगले कुछ प्रश्न हैं जिनमें से मैं बताते जाऊंगी, कुछ तो आपको सीखने हैं और कुछ, जैसे इसमें कविता से आगे में 3rd क्वेश्चन जो आपका है वो आपको कॉपी में करना है बच्चों। अगर पहली बार नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों कक्षा होती तो ऑब्वियसली आप क्लास में आपस में मैं आपसे बात करवाती, आपसे पूछती, लेकिन आप मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए मैं ही बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप भी सोचिएगा कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ऋतु मैंने आपको बताया था, हिंदी महीने 12 होते हैं और 2-2 महीनों की एक ऋतु होती है, और वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसलिए कि इस समय प्रकृति
अपने पूरे सुंदर रूप में होती है। इस ऋतु में सर्दी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, सब पेड़ों में नई नई कलियां आती हैं। पतझड़ के पश्चात हरियाली से भरा हुआ मौसम होता है। आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिखाई देते हैं। तो इस समय ये ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है। पेड़ों पर कोयल बोलती है, सारे पक्षी प्रसन्न होते हैं, प्रकृति प्रसन्न होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। राजा मतलब सबसे श्रेष्ठ ऋतु कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसको लिखना नहीं है। अब आप देखिएगा किन अंग्रेजी महीनों में वसंत ऋतु आती है। स्प्रिंग कहा जाता है बच्चों इसको अंग्रेजी में। ये कब आती है सोचिएगा। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार का पर निबंध लिखिए। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा होती है ना, वो भी वसंत ऋतु में ही होती है। तो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह के निबंध आपको कक्षा में त्योहारों में करवाए जाते हैं। तो इस समय आपको ये प्रश्न नहीं करना है। ठीक है। नंबर 3 बच्चों, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन का प्रभाव बच्चों हमारे जीवन में पड़ता है। तो आप कैसे ये बता सकते हैं? क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए? आप देखिएगा कि जब भी सीजन चेंज होता है तो हमारे स्वास्थ्य में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं, हमारे खान पान बदल जाते हैं, हमारे कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है। आप सर्दी में देखिए कितने सारे कपड़े पहनते हैं, क्या गर्मियों में आप इतने कपड़े पहन पाते हैं? नहीं। और हमारा खान पान, जाड़े आते ही हम गरम चीज़ें खाने लगते हैं, गरम मसाले खाने लगते हैं। और जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है तो हमारा खान पान क्या हो जाता है? बदल जाता है। और ऐसे ही बरसात के सीजन में, वर्षा ऋतु में भी हमारा खान पान क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में ऋतुएं अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। आप देखिएगा किसान के जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। एक सीजन आने पर वो कोई अलग फसल बोता है तो दूसरी सीजन आने पर वो क्या बोएगा? अलग फसल आएगा। जाड़े की फसलें अलग होती हैं, बरसात की फसलें अलग होती हैं और गर्मी की फसलें अलग होती हैं। और वसंत ऋतु तो फसल काटने का त्यौहार है। इस समय करीब करीब फसल अपनी तैयारी पर होता है। ठीक है। गेहूं में बालियां आई होती हैं, सरसों में पीले पीले फूल लदे होते हैं और थोड़े दिनों बाद फसल पकने की क्या होती है? तैयारी होती है। और खेत भी सब्जियों से भरे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी ऋतु है बच्चों। ये आपको ये प्रश्न जो है अपने मन से करना है। अब अगला है बच्चों, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो अब अगला दिया गया है कि फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे कवि ने बताया है कि वो दुनिया के लिए क्या करना चाहता है? अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करना चाहता है। तो इसमें दिया गया है प्रकृति में जो फूल पौधे होते हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आपका विचार पूछा गया है। अगर मुझसे कोई पूछता, मैं कहती कि मैं फूलों को पेड़ों से नहीं तोड़ूंगी, उनकी सुंदरता देखूंगी, उनको पानी दे दूंगी और हरे हरे पेड़ लगाऊंगी। पेड़ों के लिए क्या करना चाहेंगे? उन्हें काटेंगे नहीं। ठीक है। और अगर आवश्यक हुआ काटना तो 1 पेड़ काटेंगे तो 3 पेड़ और लगा देंगे। तो इस तरह से आप क्या करना चाहेंगे पेड़ों के लिए, आप भी बताइएगा। ठीक है। अगर कोई पेड़ कहीं मुरझा रहा हो, टूटने की स्थिति में हो, तो आप उसको सहारा देंगे, आप उसे पानी से सींचकर फिर से उसमें हरियाली लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, ये कॉपी में नहीं करना है, ये केवल अभ्यास के लिए है। अगला बच्चों आपके 3rd भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करना है। अगला है भाषा की बात। इसे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन करके दिया गया है, इसे मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि शब्द जब रिपीट होते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से रिपीट किया जाता है। कहीं कहीं पर जैसे हरे हरे है
कविता में सौंदर्य लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए और कविता के अर्थ को और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हरे हरे है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। पुष्प पुष्प, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो ऐसी जगह पर जब हम खाली कविता में चमत्कार दिखाने के लिए इस तरह के युग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों के जोड़ों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बच्चों पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, क्योंकि शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति में पुनः उक्ति, मतलब बार बार एक शब्द को हमने कहा, कविता में सौंदर्य आया, तो क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगर यही शब्द हरे हरे में हरे का अर्थ अलग होता और दूसरे हरे का अर्थ अलग होता, तो बच्चों कौन सा अलंकार होता, यमक अलंकार। ठीक है, जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया गया है कि पहले बेर का अर्थ समय है और दूसरे बेर का अर्थ क्या है, फल, एक तरह का। तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने से यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। तो यहाँ पुष्प पुष्प में, हरे हरे में, इस तरह के शब्दों में यमक अलंकार नहीं है, बल्कि क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बच्चों इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। आप आइए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा, कोमल गात, उससे ऊपर देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको कि निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है बातों बातों में, तो वाक्य कुछ भी बन सकता है, आप अपने मन से बनाएंगे, मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों, इससे आपको कॉपी में करना है। बातों बातों में आज मैंने सारी बातें कह दी, या बातों बातों में आज मैंने पढ़ाई भी कर ली। ठीक है, या बातों बातों में हम 2 मित्रों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। इस तरह की बातों को हम प्रयोग करते हैं। अगला है रह रह कर, वह रह रह कर मेरे घर को देख रहा था, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से किया जाता है। ठीक है, लाल लाल, सूरज के आने से आसमान लाल लाल हो गया है, या पिताजी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह पढ़ाई नहीं करता हूँ, या मैं सुबह सुबह सैर के लिए जाता हूँ। ठीक है, या सुबह सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ। अगला है रातों रात, अचानक, रातों रात वह अमीर हो गया, या रातों रात उस पर भारी दुख आ गया। ठीक है, अगला है घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी अध्यापक छात्रों से पढ़ाई के लिए कहते हैं, या घड़ी घड़ी वह ईश्वर का स्मरण करता है। इस तरह के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अगले जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 7th में विशेषण पढ़ा होगा या 6 में, तो उसी की बात की गई है। जैसे कोमल गात, कोमल शरीर, मृदुल वसंत, कोमल वसंत, हरे हरे ये पात, हरे रंग के पत्ते। तो इन तीनों में बच्चों बाद में आने वाला शब्द विशेष्य है, जैसे गात, वसंत, पात, और पहला शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। तो बच्चों विशेष और विशेषण एक साथ आते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, जिनकी विशेषता ये विशेषण बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ लाल आसमान, तो लाल विशेषण है और आसमान क्या है, विशेष्य। अगर मैं कहूँ मोटी पुस्तक, तो मोटी क्या है, विशेषण है, और पुस्तक क्या है, विशेष्य है। तो बच्चों इसी तरह से
इसमें आगे आपको बताया गया है हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं। आपने पढ़ा है पहली कक्षा में कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रंग, रूप इत्यादि को बताते हैं। परिमाण, जो उनकी क्वांटिटी बताते हैं, नाप तौल। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण की क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। ठीक है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण बच्चों सर्वनाम या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये मेरे साथ आ रहा है, ये सर्वनाम है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये लड़का मेरे साथ आ रहा है तो वो क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण। इसमें ध्यान देने की बात है, अगर सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन सर्वनाम यदि विशेषण से पहले, क्रिया से पहले, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का कक्षा का मॉनिटर है, अगर मैं कहूँ ये मॉनिटर है, खाली लड़का नहीं कहूँ तो वो सर्वनाम होगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ये लड़का मॉनिटर है तो क्योंकि लड़का आ गया है ये के आगे, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो एक लड़के की तरफ ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस पाठ को, इस कक्षा को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपके लिए जो भी लिखित कार्य दिया होगा उसे आप लिख लेंगे। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे और ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे। थैंक यू बच्चों।